बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब ने प्रिडिक्ट किया था कि विद इन कंट्री अनरेस्ट होगा। मार्च और अप्रैल के अंदर जंग जो है उसके बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। इससे पहले भी उसामा साहब ने जंग की बात की थी, बैरून मुल्क से इंटरवेंशन की बात की थी, दरअंदाजी की बात की थी। तो हमने देखा था जनवरी के अंदर 15 जनवरी की का उसामा साहब ने कहा था कि 15 जनवरी के बाद, और हमने देखा कि 16-17 को ईरान से जो है पाकिस्तान के अंदर एक अटैक किया गया था, जिसका फिर पाक फौज ने भरपूर किस्म का जवाब दिया था। इसी तरह का वाकया हुआ 2 रोज कबल मीर अली के अंदर अफगानिस्तान से टीटीपी जो है उसकी जानब से हमला हुआ। हमारे जवान शहीद हुए, 2 अफसरान समेत 7 जवान शहीद हुए, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे उस पे भरपूर किस्म की बमबारी करके जवाब दिया। अब उसके बाद अफगानिस्तान की जानब से यह दावा किया जा रहा है जी हमने जवाब दिया है। वो जवाब कहाँ दिया है अभी मालूम नहीं है। बहरहाल कशीदगी जो है वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ी हुई है। क्या होने जा रहा है उसामा साहब? आपको कौन बता देता है कि जंग जो है वो फलां महीने में जाके होनी है? वो फिर हम देखते हैं कि हो भी जाता है। ये जानेंगे कि क्या फन क्या है इसके पीछे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई, हमास की बात कर लें, तब अभी शुरू नहीं हुआ था मामला। उस वक़्त आपने जंग का बताया, वो शुरू हो गया, फिर आपने कहा तवील हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। आज के दिन तक वो जंग खत्म नहीं हुई। फिर जनवरी के अंदर आपने 15 जनवरी के बाद हमले का कहा था, वो 17 को जाके ईरान से हो गया। अब आप मार्च के अंदर, मार्च अप्रैल का कह रहे थे, तो ये नई जंग आई पड़ी है अफ़गानिस्तान वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, इसमें ना मैं खुद भी बड़ा-सा इस बारे में सोचता रहा कि आखिर ऐसी भी क्या बात है? ऐसा भी मेरे अंदर कौन-सा कमाल पैदा हो गया है कि यूँ कैसे हो जाता है? इंसान खुद भी सोचने लगता है बाज़ औक़ात। तो 2 बातें थी। एक तो एस्ट्रोलॉजर की तरफ से अगर जब अपनी एस्ट्रोलॉजी देखता तो फ़ेम लिखी हुई थी, बहाने बनने थे और रिलीजियस फ़ेम थी एक्चुअली, जो अभी तक मैं समझता हूँ कि अभी एक्सपेक्टेड है। दूसरा ये है कि जैसे कहते हैं ना कि आप नॉलेज के दरवाज़े पे जब पहुँच जाते हैं ना, जो जैसे कहते हैं ना कि दरवाज़े तक पहुँच गए तो फिर मदीना जो है ना इल्म का, वो तो खुल गया आपके लिए। तो एस्ट्रोलॉजी एक आपको फ़ोरकास्ट देती है। बल्कि एक मुझे याद है कि एक क्लाइंट ने मुझे ये बताया और एक्सप्लेन किया कि आपकी प्रेडिक्शंस क्यों ठीक होती हैं। तो मैं उस पे वाक़ई मैं भी कन्विंस हुआ कि हाँ, ये बात वाक़ई ठीक है। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर शायद इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं जानता, वो इंटरनेशनल इकोनॉमी नहीं जानता, वो रिलिजन को नहीं जानता, वो अहादीस की रिवायात को नहीं जानता, या जो उस टाइम की पेशगोइयाँ हैं क़यामत के या इन हालात के मुतालिक, या को जो आपके हुक्म खुदा है आपकी ज़िंदगियों में, उनकी मिथोलॉजी मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर कोई म्यूज़िक सुनेगा, तो उससे क्या होगा? वो हराम क्यों है? मिसाल देने लगा हूँ। तो बिल्कुल। म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक कॉज़ करेगा ज़िना को, ठीक है? अब ये वैसे अब मैंने बात की है तो लोगों को समझ नहीं आनी, कइयों को जो सुनते हैं बुरी भी लगेगी। लेकिन इसके पीछे ना मिथोलॉजीज़ हैं दीन की। वो बताती हैं कि भई ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो यूँ होगा। एक तो वो इल्म। जी। दूसरा वो रिवायात जो इस वक़्त के मनाज़िर को खींचने की। तीसरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। ये जब सारी मिलती हैं, फिर मैं खुद इंटरनेशनल इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट रहा है। मतलब मेरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मास्टर्स थी जब यूके से, तो उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमी सब्जेक्ट था, मैनेजमेंट इन गवर्नेंस सब्जेक्ट था। मतलब ये वो सब्जेक्ट है जो पाकिस्तान में मतलब उस तरीके से मैनेजमेंट इन गवर्नेंस तो कम से कम नहीं, इंटरनेशनल इकोनॉमी तो शायद एमबीए वगैरह में हो। तो बहरहाल ये सारे इसलिए थोड़ी सी मैनेजमेंट की भी जो सेंस है, फिर बिजनेस भी, तो इसलिए ये सारा जब इकट्ठा होता है ना, तो मेरे ज़हन में एक नक्शा बनता है, जिस नक्शे को मैं
लोग कहने लगते हैं बयान कर देता हूँ आप, और आप तो वैसे ही माशाल्लाह एक्सपर्ट है, मैंने कई दफा ऑब्जर्व किया है। बाकी भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं सारी मतलब उसमें, लेकिन आप अंदर से ना निकाल लेते हैं किसी तरीके। मुझे भी नहीं पता होता कि मैं क्या कह दूंगा या क्या रिस्पॉन्ड करूंगा, और इससे शायद अच्छा लोगों का फायदा हो जाता है, मैं समझता हूँ। क्योंकि देखिए अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं किसी काबिल नहीं, मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूँ। मेरे सामने वाले का कमाल होगा कि वो मेरे अंदर से क्या खोद लेता है, क्या निकाल लेता है। क्योंकि मैं तो अब आप प्रोग्राम में बैठा हूँ, आपने जो सवाल करना मैंने वही जवाब देना है। व्यूवर्स के लिए मैं समझता हूँ ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। शायद ये लोग इस अहमियत को उस तरीके से ना समझते हो, या उनको लगता हो कि होस्ट ही है ना जी, वो लिख के कागज पे लाया, जो सवाल करेगा बस वो जवाब दे देंगे। नहीं, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि होस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मी, क्योंकि वो जो सवाल है ना, आधा इल्म तो उसमें है। हम में तो ठीक है कि जो भी अल्लाह ताला की अता है, फजल खुदा है, मतलब वो तो छोड़ दें। वो बिल्कुल मैं समझता हूँ हमारा उस पे भी कोई क्रेडिट नहीं है, लेकिन आने वाला आपकी दौर उसका। है, आने हाँ, वाला जो दौर है जिसमें जवाब जो है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जरिए सारी दुनिया के जो अदूम है उसके जवाब एआई से मिल जाएंगे। बट सबसे अहम चीज जो आने वाले दौर में होगी वो ये होगी कि आप सवाल क्या करते हैं सवाल एआई क्या से, करते, एआई से आर्टिफिशियल वाकई सवाल करने का तरीका सीखना होगा, वरना आप नहीं ले सकते जवाब जो है। इंटेलिजेंस। चले हाँ, ये आप बिल्कुल आपने बल्कि अच्छी कोट कर दी। आपने तो देखिए आप इसी सब में जो नजर आ रहा था, हम आ जाए, वो बात लंबी हो गई। जी खैर आजकल मैं समझता हूँ कि माह रमजान है, एक तो इसका बार बार कोट करता रहता हूँ, आप भी कोशिश किया करें, रमजान अकेला ना कहा करें, माह रमजान कहा करें, ये अल्लाह और का मुबारक। खास नाम है। और देखें ये जो है ना, एस्ट्रोलॉजी कह रही थी तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, अनरेस्ट, बॉर्डर अनरेस्ट, खारजी ताल्लुकात में तब्दीलियां, लोगों में तब्दीलियां, जिन्नों में तब्दीलियां, इवन जो जिन्नों में तब्दीलियां खारजा में भी हमने यही सब करना है। जिनसे हमारे ताल्लुकात थे मुमालिक से, उनसे हमने रिन्यू करने हैं, जैसे कोई नए अंदाज अपनाने हैं। अब अगर ये अपनाने हैं तो उसके नीचे कोई ग्राउंड तो ढूंढना होगा ना, क्यों अपनाने हैं भी नए अंदाज। इसका मतलब है कि अब चाहिए वो सेंसिबल अप्रोच, वो आपका एक्सपीरियंस जो इसको कोरिलेट करे। एस्ट्रोलॉजी तो जस्ट इतना बता रही है कि भाई अवाम ने भी बदलना है, खारजी ताल्लुकात ने भी बदलना है। अब कैसे बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन की रीजंस क्या होंगी। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान से जो भी हमारे ताल्लुकात होंगे वो बदल जाने थे। अब हम्म, मैंने ये सोचा है कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात हमारे पहले तो अच्छे रहे, हम इनके वकील रहे, इसका मतलब अब खराब होने हैं। तो खराब होने हैं तो डेफिनेटली कोई टकपकी होगी तो खराब होंगे। तो यूं इसी तरीके से हमारे इंडिया से बहुत बुरे रहे, उससे हमने अच्छे किए। मिसाल के तौर पे हम उससे टर्न अराउंड होते हैं तो अच्छे हो जाएंगे। जी ईरान से हमारी दोस्ताना था, वो उसकी तरफ से अटैक आ गया। अब ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी वे है, यूरेनस ने ट्रांसफॉर्म करते जाना है हर लेवल पे, हर महकमे में, हर उसमें। तो इस वजह से दूसरा ये होता है कि जब जब पाकिस्तान पे, जब इसका चार्ट देखते हैं ना, एक दिशा है अंतर दिशा, और उसके आगे तकरीबन दो चार मतलब मजीद स्टेप्स होते हैं, विषमोत्तरी और डिफरेंट टर्म्स हैं। तो देखिए सिर्फ महादिशा और अंतर दिशा कोई पकड़ लेना, जिस दिन कभी हम पे कोई अटैक होता है, सीधी सीधा सा फार्मूला बता दूं, कई आपको पता है हमारे ये एस्ट्रोलॉजर्स बुजुर्ग और सारे वो भी सीख रहे हैं आजकल। तो तकरीबन मैंने देखा है कि पामिस्ट भी अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं। पहले शुरू में कोई ख्वाब देखता था वो भी एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड वाला भी। तो चलो सीख लें। सिंपल सा पाकिस्तान का बर्थ चार्ट बनाया, जाके इसकी जो महादिशा अंतर दिशा खोली, उस तारीख की तारीख नोट कर ली जब इस पे 1965 में हमला हुआ। सेम उसकी वही चार प्लैनेट की जो आपस में को रिलेशन है उसको मार्क करते जाए। जब जब 73, 71, 75, 77, 78, 88, 98, 99 गिरा, कोई आया कोई गया, कोई ने कहा हम्म, मेरे अजीज हम वतनों, जो भी आवाजें लगाई वो सारी नोट करते जाए। फिर आके इस टाइम पे चेक कर लें कि वो प्लैनेट्स कहीं दोबारा तो अलाइन नहीं हुए हुए। इतनी सी बात है, सिंपल। उससे चलें इंडिकेशन आ जाएगी। ये अब आपको एस्ट्रोलॉजिकली बता दी, और दूसरी भी आपको रीजंस दे दी कि ये सारी जो जंगों की सवाल प्रेडिक्शंस है। हम हाँ, एक सवाल ले लें आखिर पे, मैं जो अहम है मैं समझता हूँ कि सबसे अहम जो हिस्सा है, प्रेडिक्शन की बात तो हो गई।
दो हिस्से हैं इस सवाल के। नंबर वन, क्या अफगानिस्तान के साथ महाज जो है ये मजीद आने वाले दिनों में गर्म होगा, एक तो ये बताएं। और दूसरा, हमारे लोग जब इनको जंग की बात की जाती है, बताया जाता है, तो ये मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं जी अच्छा, अजीबो-गरीब किस्म का तमस्खर उड़ाते हैं। वो उड़ाते रहे चले बैठ के, लेकिन क्या लोगों के लिए क्या अहम है, इस हवाले से जरा बताएं। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए थोड़ी सी असद साहब इसको ना, मुझे अच्छा लगता है आपका ये एटीट्यूड के सॉल्यूशंस देना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कहानियां तो ठीक है, कहानियां कहानियों की हद तक रहेगी, हमने की, तीर तुक्के मारे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, कहे और गुजर गए। सॉल्यूशन, लॉजिकल सॉल्यूशन जो किसी भी दिमाग को समझ आई, अट्रैक्ट करे। जी। पहली बात यह है कि जंग में तो हम जा रहे हैं, ये जितने भी दिन टल जाएं, या ये 1 साल टल जाए, बड़ा भाई आप लकी हो। अगला तो मार्च का है ना, सर्दी इस दफा देख ली, नमूनिया देख लिए, नमूनिया के केसेस की रेशो, बार बार सर्दी की रेशो सब नजर आ रही है। अगला साल मार्च का है, ये सैटर्न का था। तो ये अगर ठंडा साल था तो वो सारा गर्म है। अगर गर्म है तो पानी बहेगा, पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, सैलाब आएंगे, इसमें ठंड के तूफान आने थे, इसमें ठंड की बीमारियां आनी थी, इसमें इस सर्दी से रिलेटेड सारे मामला थे। अगले में अगले से रिलेटेड होंगे। ठीक हो गया। अब इसमें सिर्फ हाँ ये जरूर होगा कि जो थोड़ी देर के लिए सूरज निकलेगा, हो सकता है क्योंकि ग्लेशियर एक्स्ट्रा ओवरलोडेड जमे होंगे इस दफा एज कम्पेयर टू, तो शायद वो पिघले, मतलब उस तरीके से। लेकिन इतना मौका लंबा नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि सूरज ही ज्यादा नहीं निकलना। जैसे गंदम की अब डे लाइट पूरी नहीं हुई अभी तक, वो उस तरीके जी। से मजे में नहीं आई। तो ये एक रीजन होती है। जिस अब मैं कह देता इस दफा गंदम की औसत कम होनी है, तो लोग कहते हैं कि भाई क्या बात है, आपकी पशीन को इतनी बड़ी दुरुस्त हो गई है। तो कोई खुदा के साथ अल्लाह माफ करे, कोई वो आए है ना, गैब की बातें ले आई है। क्या गैब की बात है, सूरज का पता चल गया डे लाइट कम होनी है, तो गंदम की औसत हिलनी हिलनी है। इसी को ये लोगों ने गैब बनाया हुआ है। तो ये थोड़ी सी, जैसे कहते हैं हम असल में बैसियत नेशन ना, अकल और इनके जो मैच्योरिटी से बड़ी दूर है। हमें 70-80 साल हुए हैं, और दुनिया की सदियों पुरानी नेशंस हैं, उनके ताल्लुम है रोज रोज, सीना बसीना, बाप दादा चीजें। हमारे तो मिक्स खिचड़ियां पक गई, महाजिर इधर माइग्रेटेड, और वो सारा जो भी सीन बना। अब आ जाए कि जंगे तो अब हैं ही हैं। मिसाल देने के समझाने का ये था कि अब नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी बात है, टाइम मिल जाए। करना क्या है, जी। अपनी जो रवैया है, लग्जरी, लैविश, उड़ाना, इनको खत्म करना है, खुदा की तरफ रजू करना है। आफियत सिर्फ खुदा का कलाम, उसकी जात दे सकती है बस। बेशक। नहीं कर सकता, प्लैनेट्स को कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये उसने अपना निजाम बना दिया, उसने कहा ये इसी की गर्दिश में मैं आजमाऊंगा तुम्हें, ये अपनी जगह पे। एक्सेप्शन किसको देगा, जो उसको पुकार लेगा, जो उसका हो जाएगा, उसको एक्सेप्शन देनी शुरू कर देगा। यही जैसे कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी का एक वो फायदा है कि आप फोरकास्ट लेके भाग के चिमट जाओ ना, ले लो उससे। यही तो वो बताएगा कि मैं ही मास्टर हूं ना, कि कादर मुतलिक कहते किसको है, मतलब जिसको कोई वजह, दलील, इल्ल चाहिए ही नहीं, जब चाहे जो चाहे निजाम के खिलाफ रेस्क्यू कर दे आपको। तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि खुदा से जुड़ जाए इंडिविजुअली हर बंदा, उसी से आफियत मिलनी है और कहीं नहीं मिलनी। दूसरा ये करे कि अपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, उसमें थोड़ी सी बेहतरी लाए। इसमें जाया करना, फास्ट फूड, टूर, चीजों को महदूद करके अपने लिए भी जमा करे एक रोटी, अपने भाई के लिए भी जमा करे। अनाज जैसे गंदुम, अब जब मैं कह रहा था गंदुम का, याद करें 5405 की थी, और आज पता चला जी 7000 को हो गई। ये कहते हैं जंग हो या ना हो, कम से कम इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही है ना सर, वो तो एग्जिस्ट यस। करेगा। अब उसमें ये चाहिए कमोडिटीज में चले जाए। सबसे पहले कमोडिटीज में एक ही मसला, कोई शरई मुमानियत नहीं है, अल्लाह को चक्कर नहीं दिया जा सकता, वो बेशक। शारक से भी करीब है। अगर आपने नजायज मुनाफाखोरी के लिए नहीं किया ना, तो नहीं किया, ये वो जानता है और आप जानते हैं, पहली बात। दूसरी ये है कि अल्लाह ताला तो आपको रुपया का कहते ही नहीं है, कागज को मानते ही नहीं है, सिस्टम कमोडिटी को मानता है। वरना ये ढेर हो जाएगा ना, रख ले बैंकों में पैसा, फिर देख ले तमाशे आप। इसलिए सबसे बेसिक है अनाज,
ताकि लोगों का फायदा हो जाए। जी जी दूसरा ये है कि आपका गोल्ड, लेकिन गोल्ड उस वक्त खतरनाक होता है जब जंगें पूरे खिते को लपेट में ले लें। गोल्ड भी उस वक्त ज्यादातर लोग गोल्ड करते हैं, उसकी मैं मिसाल समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास गोल्ड है, इट इज गुड, मैंने बॉर्डर पार किया, मुहाजिर बन गया, जंग इधर आ गई, ईरान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, गोल्ड मैंने कैरी कर लिया, चल जाएगा उधर। मैं कहीं और चला गया, अब जब पूरा खिता ही जंग में चला गया तो मैं कितने जाना है। हाँ, अगर कोई जी जहाज जहूज वाले जिनकी नेशनैलिटी है उड़ के अगर गोल्ड ले जा सकते हैं तो ले जाएं, मतलब मिसाल दे रहा जी हूँ। उससे भी अहम चीज है लोहा। जब इंपोर्ट्स पे पाबंदी, रास्ते महदूद हो जाएंगे, मसदूद हो जाएंगे, हमारे पास डॉलर नहीं होंगे, बाहर से मंगवाने का कुछ नहीं होगा, तो लोहा एक वो है जो कौमों को एक खड़ा करने में अहम रोल अदा करता है। तो इसका कबाड़, इसका स्क्रैप, इसमें गार्डर, इसमें जो भी लोहे में फिर पैसा महफूज है, सोने से भी ज्यादा। अब इससे भी अगली, ये मैं उल्टी तरतीब से शुरू हुआ, अब मैं आपको जी पहली तरतीब पे लाने लगा कि सबसे पहला है कि एग्री लैंड में चले जाएं, कमर्शियल से निकल जाएं, पैसा जितना भी अकाउंटों में है भाग के जमीनें खरीद लें, एग्री लैंड्स में चले जाएं। बल्कि इसमें जो हमने इको मॉडल सिटी के लिए जो बताया था अपने नाजरीन को भी कई दफा, कि एक ऐसा शहर आबाद करेंगे जिसमें कोई अगर चला जाएगा तो उसको रुपए पैसे की जरूरत नहीं होगी, वो 1 एकड़ और 1 कैनाल के साथ ऐसा हम सर्कल घुमाएंगे कम्युनिटी का, कि कोई भी उसमें रहे तो उसको दूध सब्जी खाना सब कंपनी ऑपरेटेड मिले, और एक ही दफा पैसे लगा के बस उसका हिस्सा बन जाए कम्युनिटी का। तो उसके लिए बल्कि लैंड भी मार्क हो रही है कि जहाँ थोड़े से इनके जंगों के असरात नहीं है, बल्कि उसके लिए जो इन्वेस्टर्स काइंड ऑफ लोग हैं जो भी अपना पैसा एग्री में डालना चाहते हैं, तो उसकी एक कंपनी बन रही है। 250-250 एकड़ के वो बनेंगे स्लैब्स, कि उसका पार्ट बन जाए, और वो एक अच्छा सेफ वे है। अब ये देखें कि प्रॉपर्टी तो किराया नहीं देने लगी आपको, जैसे बिल्कुल कोरोना में किराए मर गए, अब प्लाट भी ऐसा ही करेगा, लेकिन वो एग्री की जमीन फिर भी गंदुम उगलेगी, फिर वो फिर भी आपको जो है कुछ ना कुछ देगी, सरवाइव बिल्कुल करवाएगी। तो कहीं भी हैं आप, किसी भी मुल्क में हैं आप, पहली प्रायोरिटी एग्री, दूसरी प्रायोरिटी लोहा, तीसरी प्रायोरिटी, और फूड को तीसरी पे क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको रीजन दे दूँ। जनाब फूड आ गई ना, तो अगर फूड का इम्तिहान आ गया तो आपको देनी पड़ेगी, फिर आपके सामने लोग मार रहे हो भूखे, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि ये तो मुझे इतने पैसे दोगे तो फूड मिलेगी, या वो लूट लेंगे, या वो आपको जो है देनी पड़ेगी। या इंसानियत के नाते ऐसी भी जिंदगी भी आपने अकेले जी की, इतनी वो मनो रख के पैसा क्या करना जब सामने दुनिया मर गई। तो वो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपका अपना इम्तिहान सख्त हो जाएगा, इसलिए फूड में तो अपने जोगा कर लें, जितना बिल्कुल अपनी ठीक अपनी बहन भाइयों का अपनी फैमिली का इंतजाम कर लें। यार ये जो एग्री लैंड है यार, देखें एक मुरब्बा सस्ते इलाके हैं जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे मुरब्बे करके औसत तो वही ली जा सकती है, तो आप पूरी आवाम के लिए एक बंदा मुरब्बा ले लेगा, पूरे खानदान को पाल लेगा उधर, ऐसे हालात हुए तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ी सी है प्लानिंग की जरूरत सबको। बिल्कुल और ठीक है उसामा भाई खसूसन जो आपने मैन्युफैक्चरर्स हैं इंपोर्ट को लेके, वो अपना किबला सीधा कर लें। इंपोर्ट्स पे अगले आने वाले टाइम में रास्ते के भी मसाइल होंगे, डॉलर के भी मसाइल होंगे, हर लिहाज से। तो ऐसे जितने भी बिजनेसेस हैं जो इंपोर्ट से रिलेट कर रहे हैं, वो तो बस अपने आप को समेटें और लोकल रॉ मटेरियल्स की तरफ, कोई सॉल्यूशंस की तरफ जाएं बस फौरन। बिल्कुल ठीक है उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आखिर पे नाजरीन आपके लिए सिर्फ 2 चीजें ऐड कर देता हूँ, वीडियो तवील हो गई है। नंबर 1, जब प्रॉपर्टी की बात उसामा साहब ने की है, तो हमारे जो नए वज़ीर खजाना हैं औरंगजेब साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो प्रायोरिटीज बताई हैं, उन्होंने कहा है कि रियल एस्टेट के ऊपर तो टैक्सेस लगेंगे ही लगेंगे। तो ज़ाहिर है पहले भी, इससे पहले भी टैक्सेस का जाल है एक लंबा चौड़ा, मज़ीद अगर टैक्सेस लगेंगे तो रियल एस्टेट की क्या हालत होगी वो आप इमेजिन कर सकते हैं। दूसरी बात, शुरू के हिस्से में उसामा साहब ने की थी कि खारजा महाज के ऊपर हमारे जो ताल्लुकात हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसकी। तो इसका एक मुंह बोलता सबूत ये है कि जिन ममालिक के साथ हम डील करते आए हैं हमेशा से, और हमारे ताल्लुकात सियासी हुकूमतों की वजह से, कभी पीटीआई कभी नून लीग, अपनी अपनी प्रायोरिटीज की वजह से खराब भी हुए हैं। तो अब एक पाकिस्तान में खास तौर पे
इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए, बिजनेस को बहाल करने के लिए जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां से कुछ उम्मीदें हैं, एटलीस्ट मुझे जहां से उम्मीद है कि शायद यहां से कोई बचत हो जाए, वो एक ही प्लेटफॉर्म है और उसका नाम है SIFC जिसको बोलते हैं, जिसमें वजीर आजम तो चेयर करते ही करते हैं उसकी, उस SIFC को। उसमें आर्मी चीफ भी है, हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी है, और जाके दोस्त ममालिक को कह रहे हैं कि भाई ये प्लान्स हैं, तो आए हमारे साथ काम करें। हमें अपनी दुआओं में नाज़रीन याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।